हाय फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम समझने वाले हैं टीचिंग एड्स को कि टीचिंग एड्स क्या होता है और इसके सहायक सामग्री या सपोर्ट मटेरियल क्या क्या है। इन सारे चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, साथ ही हम शिक्षण के जो सहायक सामग्री है, शिक्षण में जो किस तरह से सहायक सामग्री प्रयोग होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, उनको भी हम बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, ये 3 टाइप्स के जो है सहायक सामग्री आपके होते हैं, जिसमें से हमने ये पहला रखा है श्रव्य साधन, या जिसे ऑडियो एड्स कह सकते हैं। वैसी ही दृश्य साधन है एक दूसरे नंबर पर जिसे हमने रखा है, जिसे विजुअल एड्स कह सकते हैं, दृश्य। उसके बाद है श्रव्य और दृश्य दोनों को मिला करके जो एड्स होता है उसे ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। साथियों, तो आगे हम इसे डिटेल में समझते हैं ताकि हम इसे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में बेहतरीन तरीके से नोट्स में लिख सके और आगे के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये हमारा काम आ सके। साथियों, शिक्षण सामग्री के इस पाठ्यक्रम को हमने बेहतरीन तरीके से समेटा है। ये टीचिंग एड्स एवं सपोर्टेड मटेरियल को देखिए हम इस तरह से समझ सकते हैं। शिक्षण द्वारा पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के दौरान जिन वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्रयोग किया जाता है या लिया जाता है वो सहायक सामग्री टीचिंग एड्स कहलाता है। मतलब टीचिंग के समय जो जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं हम, वही टीचिंग एड्स कहलाता है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष रोचकपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री शिक्षण का आदर्श रूप होता है। और इसे ही समझने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। वैसे ही हम देख लेते हैं कि उत्तम शिक्षण सामग्री का प्रयोग शिक्षार्थियों में विद्या अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है और उसमें शिक्षा ग्राह्यता के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास करता है। तो ये सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास कैसे होगा बच्चों के अंदर, तो इन्हीं टीचिंग एड्स के जरिए होता है, यह यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं इस युक्ति का प्रयोग छात्रों में उत्साह जागृत मोटिवेट करने के लिए, साथ साथ संचित ज्ञान को लॉन्ग टाइम तक क्या करने के लिए, स्मृति पटल पर रखने के लिए भी किया जाता है। साथियों, जो ये 3 मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं, दृश्य, श्रव्य और पहला हमारा दृश्य हो जाएगा, या पहला श्रव्य पढ़ लेंगे तो दूसरा दृश्य हो जाएगा, और श्रव्य दृश्य दोनों को मिला करके एक मेथड पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों के जरिए अगर हम किसी चीज़ को स्मरण करते हैं तो वो हमें लंबे समय तक क्या होता है, याद होता है। तो इस चीज़ पर बल दिया गया है कि छात्रों को जो चीज़ की शिक्षा मिल रही है वो लंबे समय तक रहे। इस नीड्स के मतलब लंबे समय तक याद करने में सहायक ये शिक्षण सामग्री होते हैं। इससे शिक्षक में अध्यापन के प्रति उत्साह संचार होता है। यदि बच्चा अच्छे से सीख रहा है तो शिक्षक के प्रति और भी अधिक रुचि आएगा कि और अच्छे से पढ़ाया जाए करके। परिणाम स्वरूप कक्षा में सदैव सकारात्मक वातावरण बनाने की संभावना प्रबल रहती है। तो ये हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, कार्टन ए गुड्स के अनुसार कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सके, अथवा श्रव्य इंद्रिय मतलब ये हमारा कान हो जाएगा, श्रव्य इंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह शिक्षण सामग्री कहलाता है। श्रव्य इंद्रिय या अन्य द्वारा मतलब संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके उसे ही शिक्षण सामग्री कहते हैं, ऐसा ये विद्वान कार्टन कहते हैं। शिक्षण सामग्री के जो उद्देश्य है हम उसे देख लेते हैं। हम एम्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट मटेरियल, टीचिंग सपोर्ट मटेरियल का क्या उद्देश्य है।
तो यहाँ इसके उद्देश्य भी बताए गए हैं। शिक्षण में सहायक सामग्री का उद्देश्य, यहाँ से देख सकते हैं हम, शिक्षण में सहायक सामग्रियों का भारतीय में रोचक तरीके के माध्यम से शिक्षण में, यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गया है, सत्ता शिक्षण में लिखित या मौखिक रूप से पाठ्यक्रम सामग्री को समझने में भी इसका महत्व है। मतलब पाठ्यक्रम को समझने में इसका महत्व है, पहली बात हमने सीखा। अब हम देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 भागों में इसे बांट सकते हैं। कौन कौन भागों में? ये श्रव्य मतलब ऑडियो एड्स हो जाएगा, और ये विजुअल हो जाएगा दृश्य साधन, और ये श्रव्य दृश्य साधन मतलब ऑडियो विजुअल मिक्स्ड हो जाएगा। तो हम इन चीज़ों को समझेंगे। अब सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, श्रव्य के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं ये श्रव्य क्या है। चलिए साथियों, दृश्य या ऑडियो एड्स को हम अब देखते हैं। देखिए ऑडियो एड्स जो है ये हमारा यहाँ पे इस श्रेणी में सहायक सामग्री को रखा जाता है जिसके द्वारा सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान प्राप्त सुनकर किया जाता है, तो ये श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएगा। जैसे क्या क्या यूज़ हो सकते हैं इसमें? तो फोनोग्राफ यूज़ हो सकता है, रिकॉर्ड की कोई भी चीज़ रिकॉर्ड है उसको हम सुन रहे हैं और उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो इसमें शामिल हो जाएगा। रेडियो प्रसारण, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर आदि इसमें क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएगी। उसके बाद श्रव्य साधन के प्रकार को हम देखते हैं। तो श्रव्य साधन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? तो इन्हीं चीज़ों को बांट दिया गया है। जैसे कि क्या हो गया, पहला हमारा रेडियो हो गया। रेडियो को अब देखो, रेडियो के बारे में बताया गया है कि रेडियो शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। वर्तमान समय में नवीन उपकरणों के अधिक उपयोग, इसमें कमी आने की मतलब कमी अवश्य देखी गई है। मतलब अब रेडियो कौन सुनता है? कमी देखी गई है। अब रेडियो कम सुनते हैं। पहले बच्चों को क्या है, रेडियो के जरिए भी ज्ञान दिया जाता था, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी प्रभावशाली है। भारतवर्ष में 1936 में सर्वप्रथम ये रेडियो से ऐसे सुनाना प्रारंभ हुआ। आकाशवाणी के इस समाचार बुलेटिन में प्रसारण किया गया। वर्ष 1957 में विविध भारती भी की शुरुआत हुई। तो ये आप कुछ मुख्य बिंदु को अच्छे से हमें याद रखना है कि 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई थी, और उसके पहले क्या हुआ था? 1936 में सर्वप्रथम भारत में प्रभावशाली ये रेडियो हुआ था। तो उसके बाद हम आगे देखेंगे टेप रिकॉर्डर का भी इसमें उपयोगिता है इस श्रव्य के अंतर्गत। तो टेप रिकॉर्डर को भी आप समझ सकते हैं। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है। इसके माध्यम से विषय वस्तु को विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। यह निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों ही शिक्षण विधियों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। उसके बाद अगला टाइप है गामाफोन या ग्रामोफोन। ग्रामोफोन रेडियो की तरह ही शिक्षण का प्राचीन माध्यम है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं कि ग्रामोफोन क्या है, रेडियो की तरह ही यूज़ होता है। इसके द्वारा छात्रों में क्या उच्चारण की शुद्धता में सहायता मिलती है। डिजिटल ऑडियो प्लेयर, इसके अतिरिक्त डिजिटल ऑडियो प्लेयर जो जितने भी होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया इत्यादि इसमें क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। संग्रहित करने और चलाने में सक्षम होते हैं। मीडिया फाइलों को संग्रहित करने और चलाने में ये क्या होते हैं? डिजिटल ऑडियो प्लेयर क्या सक्षम होते हैं। डिजिटल ऑडियो प्लेयर क्या होते हैं? सामान्यतः MP3 प्लेयर के रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑडियो प्लेयर का पोर्टेबल मीडिया प्लेयर भी कहलाता है। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं हम। ऑडियो प्लेयर शिक्षण अर्जन करने में काम आता है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उपयोग छात्र किसी विषय विशेष के संदर्भ में एक ही विषय वस्तु के बारे में
और अपना समझ को विकसित कर सकता है। दृश्य साधन। उसके बाद क्या है, दृश्य या विजुअल एड्स। विजुअल एड्स को अब हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसमें ऐसे सामग्री का ज्ञान प्राप्त किया जाता है या उल्लेख किया गया है, ठीक है, जिसमें हम समझेंगे किसको, परिचित्र को समझेंगे, मानचित्र को समझेंगे। ये सब उसके उदाहरण हैं। अब हम इसके टाइप्स को देखते हैं। विजुअल एड्स के टाइप्स को हम देखते हैं। तो विजुअल एड्स के टाइप्स को देखते हैं। तो रेखा चित्र अथवा चार्ट पेपर के द्वारा हम किसी चीज़ को दृश्यात्मक रूप में, मतलब देख करके समझाया जा सकता है। किसी वस्तु के प्रतिमान की अनुपलब्धता में रेखा चित्र मतलब कोई वस्तु अगर उपस्थित नहीं है तो उसका हम रेखा चित्र बना दिए या ग्राफ बना दिए इत्यादि, शिक्षण के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। रेखा चित्र के माध्यम से छात्रों के समक्ष विषय वस्तु को आकर्षण तरीके से क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद रेखा चित्र के माध्यम से विद्यार्थी को समय ज्ञान का विकास, अमूर्त तथ्य व विचार बिंदुओं को दृश्य रूप में प्रकटीकरण, सारांश प्रस्तुतिकरण, कालानुक्रमिक विधि, इतिहास विषय से प्रस्तुति, चित्रात्मक संकेत इत्यादि का विकास होता है। तो इन सारी चीज़ों का भी इसमें क्या होता है भैया, विकास होता है। इसे हमें ध्यान रखना है। रेखा चित्र के माध्यम से बच्चों में ये सारी चीज़ें विकसित होती है। आगे चलते हैं। मानचित्र एवं ग्लोब, ये कौन से विषय में प्रयोग होता है, यह भी हम जानते हैं कि मानचित्र और ग्लोब को जो है वो इतिहास वाले यूज़ करते हैं, भूगोल वाले सबसे ज़्यादा इसे मानचित्र विधि और ग्लोब विधि को यूज़ करते हैं। मानचित्र और ग्लोब को समझना बच्चों को इससे क्या है, अच्छे से समझ आता है और वो रिलेट कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बताएंगे पृथ्वी गोल है, तो इसे अगर आप ग्लोब से दिखाकर बताते हैं बच्चों को कि हाँ बच्चों हम गोल हैं और हम ऐसे लटके हुए हैं, इस तरह से, तो बच्चों को ज़्यादा समझ आता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ये विज्ञान में भी यूज़ हो सकता है। ग्लोब मतलब डिफरेंट सारे चीज़ों में ये यूज़ होता है, क्योंकि ग्लोब तो दुनिया के बारे में ही हमें नॉलेज देता है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे हिंद महासागर है, कहाँ पे अंटार्कटिक है। तो ये ग्लोब से ही हमें पता चलता है और बच्चों को क्या है ये थोड़ा और भी मज़ेदार लगने लगता है। खैर हम जब बचपन में रहा करते थे तब हमारे जो टीचर्स है वो ग्लोब दिखाया करते थे। उस समय क्या है, इंटरनेट के माध्यम इतने प्रबल नहीं थे जब हम छोटे थे, खासकर चौथी पाँचवीं छठवीं क्लासेस में। तब हमें ये ग्लोब दिखाया जाता था और टीचर हमें बताते थे कि देखो बच्चों हम यहाँ पे ऐसे लटक रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसे इस तरह से हम खड़े हुए हैं, हम यहाँ इधर क्यों नहीं गिर रहे हैं, ना इधर नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुत्वाकर्षण है। थोड़ा बेसिक जानकारी जो वैसे तो 9th वगैरह में हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में सॉरी 6 वगैरह में भी पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में, और बाद में फिर इसे और अच्छे से जा कर के 11th वगैरह के फिजिक्स में समझते हैं। लेकिन फिर भी अगर मानचित्र के माध्यम से बच्चों को हम समझाएं तो काफ़ी अच्छे से ये समझ आता है। और वैसे ही जलवायु के बारे में भी समझा सकते हैं, मौसम परिवर्तन इत्यादियों के बारे में भी मानचित्र के माध्यम से चित्र बनाकर ले गए अपन, और उससे हम समझा सकते हैं बच्चों को स्पष्ट रूप से। उसके बाद है मॉडल्स विधि। तो मॉडल्स के थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे पेड़ पौधों के बारे में अगर हमें कुछ बताना है तो मॉडल्स विधि का हम प्रयोग कर लिए। विद्यार्थी में शिक्षण के लिए इसका प्रयोग तब किया जाता है जब प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयोग असंभव हो जाता है। प्रत्यक्ष वस्तु को तो लाना संभव नहीं है हर जगह पे, तब यहाँ पे क्या किया जाता है, इन सारे मेथड का यूज़ किया जाता है, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जानवरों के जैसे आंतरिक अंगों, पौधों, पुष्पों के मॉडल को प्रस्तुत करना है तो हम इसमें खासकर ये ज़्यादातर किस में प्रयोग होगा, तो ये बायोलॉजी वाले इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं।
तो ये स्लाइड के ज़रिए भी हम चीज़ों को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। आजकल स्लाइड्स में ही बहुत इसको महत्व दिया जा रहा है और स्लाइड के ज़रिए ही बहुत कुछ समझाया जाता है। उसके बाद ग्राफ्स है, ग्राफ्स के ज़रिए भी आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं बच्चों को। संख्या की एवं उसके परिमाणात्मक संबंधों को दृश्य रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह आंकड़े रेखा प्रस्तुतिकरण, इसमें सरल रेखा ग्राफ, वृत्तीय चार्ट, पाई चार्ट, ये सब क्या है पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। पाई चार्ट पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, वृत्त पाई चार्ट बना लिए। तो ये ग्राफिक पद्धति हो गया कि ये मैथ्स में यूज़ हम कर सकते हैं, साथ ही इसे कॉमर्स वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और भी डिफरेंट चीज़ों को समझाने के लिए, बेसिक चीज़ों को समझाने के लिए लगभग सारे सब्जेक्ट के टीचर इसका यूज़ करते हैं। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है फ्लैश चैट। फ्लैश चैट के जरिए क्या करते हैं, तो इसका प्रयोग मुख्यतः छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। फ्लैश चैट का यूज़ छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, कार्ड द्वारा शब्द, चित्र, मानचित्र आदि जोड़ने का कार्य किया जाता है। यह पाठ्य वस्तु को रोचक तरीके से क्या करते हैं, रखने की एक शिक्षण सामग्री है। फ्लैश कार्ड रख दिए हम तो उससे क्या है, बच्चों को पढ़ने में मतलब इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद पत्र पत्रिकाएँ, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। पत्र पत्रिकाएँ शिक्षण सामग्री की दृश्य सामग्री है और पाठ्यक्रम के विषयों का उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की बोधगम्य क्षमता के विकास कर बल दिया जाता है। यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है ये लिखने में, तो इसे आप ध्यान मत दीजिएगा। अब हम चलते हैं सीधे श्रव्य दृश्य साधन की ओर। दोनों का जो मिक्सर है, जो सुनकर भी और देखकर भी हम जो ग्रहण करते हैं, उसे ही हम यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स कहेंगे। ऑडियो विजुअल एड्स को हम समझते हुए देखते हैं कि शिक्षण क्रिया में प्रयुक्त समस्त साधन अथवा उपकरण जिनकी सहायता से शिक्षार्थी की देखने और सुनने वाली इंद्रियों को सक्रिय बनाया जाता है, उसे ज्ञानार्जन कराया जाता है, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाते हैं। उदाहरण टेलीविज़न, चलचित्र, स्लाइड, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि। ठीक है साथियों, तो इस शिक्षण सामग्री के अंतर्गत वे शिक्षण साधन आते हैं जिसके द्वारा छात्र देखकर तथा सुनकर दोनों प्रकार से ही ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें अधिगम के लिए दृश्य एवं श्रवण इंद्रियों दोनों का प्रयोग करता है। इसमें वो देखेगा भी और सुनेगा भी, तो दृश्य और श्रव्य दोनों इंद्रिय का प्रयोग हो गया। उदाहरण के लिए टेलीविज़न, चलचित्र, कंप्यूटर, ऑडियो रिकॉर्डिंग। अब यही चीज़ों को हम बांट दिए हैं इसके टाइप्स में, श्रव्य दृश्य के या दृश्य श्रव्य के प्रकार या टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ये टेलीविज़न के बारे में पढ़ते हैं। टेलीविज़न के बारे में हम टेलीविज़न का 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोगी साधन में महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद इसके द्वारा कम समय में जटिल पाठ्य सामग्री को देश के सभी हिस्से में पहुंचाया जाता है। यह विश्व के शैक्षिक गतिविधियों और अन्य अभिनव प्रयोगों से आम जनता को साक्षात्कार कराती है। टेलीविज़न के माध्यम से हम कहीं भी तेज़ी से, जैसे यूट्यूब पे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं अगर, तो क्या है उसे दुनिया भर के तमाम लोग भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। अब कंप्यूटर को ही देख लेते हैं हम। आधुनिक समय में कंप्यूटर शिक्षण सामग्री के रूप में, ये शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से क्या होता है, तो इसके माध्यम से शिक्षण, मनोरंजन व अन्य वस्तुओं को नवीन रूप दिया जाता है। कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क भी कहा जाता है। मल्टीमीडिया एक साथ कई साधनों को संयोजन
संयोजन है। इसमें मीडिया, ऑडियो, वीडियो, फिल्म इत्यादि सभी साधन सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद क्या है, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड क्या है, तो ब्लैक बोर्ड के बारे में समझते हैं। ब्लैक बोर्ड अन्य शिक्षण संबंधी उपकरणों के अभाव में वार्तालाप और ब्लैक बोर्ड का अध्यापन कार्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से शब्दों के प्रतीकों द्वारा शिक्षण विद्यार्थियों में बोधगम्य क्षमता का विकास करता है। परंपरागत शिक्षण प्रणाली में ब्लैक बोर्ड सर्वाधिक उपयोग सहायक सामग्री है। अध्यापन द्वारा विद्यार्थी में पाठ की बोधगम्य, उसकी धारणा योग्यता, उसके स्पष्टीकरण, लिखावट में सुधार इत्यादि के लिए ब्लैक बोर्ड का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ब्लैक बोर्ड का उपयोग लिखावट के लिए, स्पष्टीकरण के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। पाठ्य विषय में सारांश एवं गृह कार्य के मूल्यांकन में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कार्यों में कठिन अंशों को सरल बनाने के लिए, यदि कोई चीज़ कठिन लग रहा है, जैसे कि हम बच्चों को क्लास में लिखा रहे हैं और कोई शब्द बोल कर लिखा रहे हैं, लेकिन कोई शब्द उनको कठिन लग गया, तो हमने क्या किया, बोर्ड में लिख करके सरल कर दिया। या कोई हम मैथ्स को बता रहे हैं, तो बोर्ड में हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। अब हम देख सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड के जरिए भी हम ये श्याम पट्ट सहित सफ़ेद बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड, ये सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। चलचित्र अथवा सिनेमा से भी बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलचित्र से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरह से ये तमाम इसके प्रकार हो जाएंगे। श्रव्य दृश्य साधन के अब हम इसके लाभ को देख लेते हैं। लाभ, इसके क्या क्या लाभ हैं, ठीक है। तो श्रव्य दृश्य साधन के लाभ, इस साधन से छात्र को शिक्षण अधिक स्पष्ट रूप से समझ आता है। और क्या होता है, इस साधन से छात्रों को ध्यान केंद्रित होता है, क्योंकि वे इस प्रक्रिया में कान से सुनते हुए विषय वस्तु को देख भी सकते हैं। मतलब सुनते हैं और देखते हैं तो ज़्यादा क्या कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। मतलब ये अभी इसको हम एक चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। श्रव्य दृश्य उपकरण छात्रों को और अधिक तेजी से सीखने सहायता करती है। इसके प्रयोग से प्रशिक्षक का समय बचता है। मतलब जो टीचर है उसका समय क्या है, बचता है, क्योंकि इसका थोड़ा जल्दी बच्चे समझ जाते हैं। श्रव्य दृश्य प्रभाव कहे गए शब्दों की तुलना में अधिक प्रभावकारी होते हैं। उसके बाद क्या है, श्रव्य दृश्य साधन की सीमाएं। खैर हम इसके लाभ को ही देख लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। अब हम आगे चलते हैं, सीधा सीमाएं देख सकते हैं। यदि श्रव्य दृश्य साधन के प्रयोग में एक रूपता ना रहे तो यह स्पष्टीकरण को बाधा पहुंचाता है, ठीक है। यदि सीमाएं में क्या है, एक रूपता नहीं है तो ये स्पष्टीकरण को बाधा पहुंचाता है। इसमें छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जब स्पष्टीकरण को बाधा पहुंचाएगा, मतलब स्पष्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो ज़रूर है कि इससे बुरा प्रभाव पड़ेगा छात्रों में। इन साधनों पर अधिक निर्भरता शिक्षण में दूरगामी हित में नहीं है, क्योंकि यह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में ही क्या है, विचारशील एवं चिंतन, संकोच और अनिच्छा का दृष्टिकोण विकसित कर सकता है। शिक्षण को केवल बड़े विचारों तक सीमित नहीं किया जा सकता। तो ये थे। अब हम इसके एक चार्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर आज का ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। साथियों देखिए, शब्द से हम ये थोड़े से ही सीख पाते हैं। शब्द से हम क्या करते हैं, थोड़े से ही इतना सीख पाते हैं, लेकिन जब उसे देखते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा सीख पाते हैं। लेकिन फिर रेडियो रिकॉर्ड सुनते हैं तो थोड़ा सा और इतना समझ पाते हैं। गतिशील तस्वीर एवं उसमें इतना समझ पाते हैं जो ग्राफ में दिखाया गया है।
अब देखिए थोड़ा सा बढ़ता है प्रदर्शन सामग्री। यदि किसी चीज़ को प्रदर्शित करके दिखाया जाए, जैसे किसी हम बच्चे को दिखाएं कि बच्चों ये सब्जियां हैं और सब्जी उनके सामने रख दे, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ अच्छा ये सब्जियां हैं। जैसे ग्लोब के माध्यम से ही हम किसी चीज़ को दिखा रहे हैं, बच्चों ये पूरी धरती गोल है, तो बच्चे एक ही बार में समझ गया कि हाँ ये ग्लोब कैसा है, गोल है, तो वो धरती कैसा है, गोल है। इस तरीके से समझ गए हैं। पर्यटन यात्राएं पर अगर हम बच्चों को ले जाते हैं तो भी बच्चे क्या है जल्दी सीखते हैं। बच्चे इसे ये नदी है, ये पहाड़ है, तो नदी पहाड़ या पेड़ पौधे के बारे में ही हम जानकारी दे रहे हैं, तो बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। प्रदर्शन का भाव, प्रदर्शन का भाव है तो भी बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। नाटक की भाव भंगिमा, यदि कोई नाटक कर रहा है तो वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो इस तरह से भाव भंगिमा के माध्यम से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अन्य व्यक्ति के अनुभव, अनुभव के ज़रिए भी वो सीखा जा सकता है। अन्य व्यक्ति जो अनुभव देते हैं हमें, जैसे हमारे घर के बुज़ुर्ग जो होंगे आपके घर में, तो वो आपको कहीं ना कहीं अपने अनुभव ज्ञान देते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें देते हैं, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, या यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से ये व्यक्ति हो सकता है ज्ञान। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष मतलब सामने किसी चीज़ को देखना और परोक्ष में अनुभव करना, तो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा मनुष्य क्या कर पाता है, सीख पाता है। सबसे ज़्यादा किससे सीख पाता है, तो परोक्ष एवं प्रत्यक्ष अनुभव से सबसे ज़्यादा सीख पाता है। ये था एडगर डेल का दृश्य श्रव्य मॉडल। तो चलिए आज के इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो पे जुड़े रहिए आप, और अगर चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।